गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज पढ़ेंगे हम आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तिका वसंत भाग 3 का पाठ 2। पाठ का नाम है लाख की चूड़ियाँ। इस पाठ के माध्यम से हम जानेंगे कि मशीनीकरण के युग ने कितने ही लोगों के हाथ काट दिए, अर्थात कितने ही लोगों से उनके रोजगार छीन लिए। प्रस्तुत कहानी में भी बदलू एक ऐसा ही पात्र है जो अपने पैतृक व्यवसाय लाख की चूड़ियाँ बनाने के व्यवसाय से बहुत खुश था। उसकी रोजी रोटी इससे बहुत अच्छी से चल रही थी, किंतु जैसे ही कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ा, बदलू का पैतृक व्यवसाय चौपट हो गया, समाप्त हो गया और उसे बहुत सी आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। आइए पाठ पढ़ना प्रारंभ करें और बदलू के विषय में विस्तार से जानें। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। ये सभी बातें लेखक बता रहे हैं। लेखक जब अपने बचपन में अपने मामा के गांव जाते थे तो वहीं उन्हें बदलू मिलता था और बदलू लाख की चूड़ियां बनाने का कार्य करता था, तो उसके पास विभिन्न रंगों में लाख उपलब्ध होता था। वह उस लाख को पिघलाकर उसकी रंग बिरंगी छोटी छोटी गोलियां बनाकर लेखक को देता था। और लेखक तो उस समय बच्चा था, इसीलिए उसे वे गोलियां बहुत ही पसंद थी और इन गोलियों के कारण ही वह बार बार अपने मामा के गांव जाना चाहता था। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंची पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था। सहन यानी कि आंगन, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती थी, जिसमें वह लाख पिघलाया करता था, क्योंकि लाख को पिघलाने के पश्चात ही उसे मनचाहा आकार दिया जा सकता है। तो बदलू भी पहले लाख को पिघलाता था, इसीलिए बदलू के घर में एक भट्टी भी बनी हुई थी। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। यानी कि पहले बदलू लाख को पिघलाता, लाख को पिघलाने के पश्चात जो वह लकड़ी की चौखट थी उसके ऊपर लाख को सलाख के समान पतला पतला करता, फिर उसे गोल गोल चूड़ियों का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरियां रखी रहती, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से कुछ मोटी होती। बच्चों, मुंगेरियां लकड़ी के बेलन जैसी होती हैं, जो आगे से पतली होती हैं और पीछे चलते चलते उनका आकार बड़ा होता चलता है। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। तो बदलू बहुत परिश्रम से अपनी लाख की चूड़ियां तैयार करता था। पहले लाख को पिघलाता, फिर सलाख के समान उन्हें पतला पतला करता, फिर चूड़ियों का आकार देता। आकार देने के पश्चात वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर उन्हें गोल व चिकना करता और तब कहीं जाकर रंग करने के पश्चात बदलू की लाख की चूड़ियां तैयार होती थी। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था, जो बहुत पुरानी थी। मचिया यानी कि खाट, चारपाई। बदलू चूड़ियां बनाने का कार्य किस पर बैठकर करता था? चारपाई पर बैठकर। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता।
गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मछिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियां बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियां बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। क्यों देखता था? क्योंकि बदलू को अपने हाथ की बनाई हुई लाख की चूड़ियाँ बहुत सुंदर लगती थी, उसे वे बहुत पसंद आती थी। इसीलिए अपना कार्य पूरा करने के पश्चात वह उन्हें निहारता रहता था। साथ ही इन चूड़ियों को बनाने में बदलू को बहुत परिश्रम भी करना पड़ता था। तो इतने परिश्रम के पश्चात जब हमें फल मिले तो हमें उसे निहारने में, उसे देखने में एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। तो यहाँ बदलू भी अपने मेहनत के, अपने परिश्रम के फल को निहार कर उसी आनंद की अनुभूति को ले रहा था। बदलू मनिहार था। मनिहार किसे कहते हैं? जो चूड़ियां बनाने का कार्य करता है। चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था, यानी कि उसके पूर्वजों के समय से वह यह काम करता आ रहा था। और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी, यानी कि गांव में सभी महिलाएं उसकी चूड़ियां पसंद करती थी, तो उसकी चूड़ियां बहुत बिकती थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती ही थी। आसपास के गांवों के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से बेचता न था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उसे चूड़ियां ले जाते थे। यानी कि जो बदलू था वह अपनी चूड़ियां पैसों के बदले नहीं बेचता था, वह अपनी चूड़ियां बेचने के लिए वस्तु विनिमय के तरीके को अपनाता था। यानी कि अनाज के बदले या किसी और वस्तु के बदले वस्तु देना। तो यहाँ बदलू अनाज के बदले अपनी चूड़ियां देता था। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर कोई उसे मुफ्त चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है, मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था। यानी कि जब लेखक के मामा की बेटी की शादी थी तो चूड़ियां खरीदनी थी, और उन्हीं चूड़ियों की खरीद फरोख्त के मामले में बदलू कुछ नाराज हो गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। यानी कि बदलू को फिर मनाना पड़ता था, वो नाराज हो जाता था तो उसको मनाने में बहुत परिश्रम करना होता था। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए मिलते। जो अलग तो देखा, जिन चूड़ियों को बदलू पूरे साल भर केवल अनाज के बदले दे देता था, लेकिन उन्हीं चूड़ियों की कीमत, उन्हीं चूड़ियों का महत्व बदलू के जीवन में विवाह के समय बढ़ जाता था। और विवाह के समय तो वह अपनी सारी कसर निकाल लेता था। उसको कपड़े मिलते, उसकी पत्नी को कपड़े मिलते, रुपए मिलते, अनाज मिलता, और तो और बदलू को अपने लिए पगड़ी भी मिलती थी। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यानी कि बदलू किससे चिढ़ता था? पहले कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता, यानी अंदर ही अंदर वो चिढ़ता था। और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में।
मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लला, वहां तो सभी कुछ होता है। वहां तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं, और फिर उनकी कलाइयां नाजुक होती है ना, लाख की चूड़ियां पहने तो मोच ना आ जाए। तो इन पंक्तियों के माध्यम से बदलू ने शहर की महिलाओं के ऊपर व्यंग्य कसा है कि वे लाख की चूड़ियां क्यों नहीं पहनती, क्योंकि उनके हाथ बहुत नाजुक हैं। यदि वे लाख की चूड़ियां पहनेंगी तो उनके हाथ में तो मोच आ जाएगी, क्योंकि लाख की चूड़ियां कांच की चूड़ियों की अपेक्षा वजन में कुछ अधिक होती हैं। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता, खातिर यानी स्वागत सत्कार करना। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता, वह सदा मेरे लिए मलाई बचाकर रखता, और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता, वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता। यानी बदलू लेखक को सबसे ज्यादा क्यों पसंद था? लाख की गोलियों के कारण। मैं बहुधा बहुधा यानी ज्यादातर हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता, और 1 आध महीने वहां रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूर शहर में बदली हो गई, यानी कि ट्रांसफर हो गया, और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया, तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान नहीं आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहनी हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। यानी कि अब लेखक 8-10 वर्षों के पश्चात अपने मामा के गांव गया था, तो इस बीच गांव के जीवन में कुछ परिवर्तन आ गया था। अब गांव की महिलाएं भी कांच की चूड़ियां पहनने लगी थी। अब लेखक ने देखा कि गांव में विरले ही हाथों में, यानी कि बहुत ही कम हाथों में लाख की चूड़ियां हैं, और यही बात देखकर लेखक को अचानक एक दिन बदलू की याद आ गई। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी, और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई, और उसे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बदलू का ध्यान सहसा कैसे हो गया? कांच की चूड़ियों के प्रसंग के कारण। और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वही चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूं जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था, मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। यानी कि ऐसा लग रहा था कि बदलू अपनी याददाश्त पर जोर देकर बीते समय की बातें याद कर रहा हो। लेखक एक लंबी अवधि के पश्चात गांव गया था, बदलू से मिला था। इस बीच बदलू वृद्धावस्था की ओर अग्रसर हो चुका था और लेखक युवावस्था की ओर। इसीलिए बदलू लेखक को सहसा ही नहीं पहचान सका और अपनी याददाश्त पर जोर देने के पश्चात ही वह उसे पहचान पाया। और तब एकदम से बोल पड़ा, आओ आओ लला, बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। हाँ,
इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, ना तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई, न ही भट्टी, यानी कि वही भट्टी वही मचिया जो किसके प्रयोग में आती थी, लाख की चूड़ियां बनाने के समय। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियां कोई पूछे तब तो। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना यह लला, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। नाजुक तो फिर होता ही है लला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था, यानी कि जैसे जैसे बदलू की उम्र बढ़ रही थी वैसे वैसे उसका शरीर कमजोर होता जा रहा था। उसके हाथों और माथे पर नसें उभर आई थी, यानी कमजोरी के कारण बदलू की जो नसें थी हाथों और माथे पर वे साफ नजर आने लगी थी। वे वहां उभर कर सामने आ रही थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। यही महीने 2 महीने से आ रही है। यानी कि जब बदलू को खांसी आ रही थी तो लेखक बदलू को देखने लगा, तो बदलू समझ गया कि शायद लेखक सोच रहा है कि मुझे दमा है। इसीलिए बदलू ने सफाई में क्या कहा कि लला, मुझे दमा नहीं है, यह तो फसली खांसी है, यानी कि फसल के समय धूल मिट्टी उड़ने के कारण मुझे खांसी हो रही है। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी हुई है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। यानी कि लेखक ने देखा कि वर्तमान में मशीनी युग के प्रचलन के कारण, कांच की चूड़ियों के प्रचलन के कारण बदलू का जो पैतृक व्यवसाय था, लाख की चूड़ियां बनाने का जो व्यवसाय था, वह समाप्त हो गया था। बदलू उसके कारण बेरोजगार हो गया था। 2-3 साल से उसका काम बंद हो गया था और इसका प्रभाव उसके शरीर पर भी साफ नजर आ रहा था। आज वह बीमार नजर आने लगा था, उसको खांसी हो रही थी, उसका शरीर कमजोर हो गया था, इतना कमजोर कि उसकी नसें भी उभर कर सामने साफ दिख रही थी। और इसी कारण से, दुखी होने के कारण, वहां बदलू कुछ समय तक कुछ बोल ही नहीं पाया और एक अजीब सी शांति वहां छा गई। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। यानी कि माहौल को बदलने के उद्देश्य से, उस शांति को समाप्त करने के उद्देश्य से लेखक ने बातचीत प्रारंभ की। अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया। लहक कर यानी कि एकदम खुशी से, और अंदर अपनी बेटी को आवाज दी, अरे रज्जो, लला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। बदलू तो लेखक को बचपन में भी आम खिलाता था, इसीलिए वो लेखक से ऐसे बोल रहा है कि मैं आम खिलाना तुम्हें भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। इन शब्दों के माध्यम से बदलू का लेखक के प्रति प्रेम दिखाई देता है। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचाकर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। मलाई के प्रसंग से लेखक को गाय की याद हो आई। गाय कहाँ है लला? 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता? तो यहाँ पर भी बदलू की आर्थिक स्थिति सामने आती है कि बदलू का पैतृक व्यवसाय जब बंद हो गया, जब बदलू की लाख की चूड़ियां बनाने का व्यवसाय समाप्त हो गया, तो बदलू को इतने संकट सहन करने पड़े कि उसको अपनी गाय भी बेचनी पड़ी, क्योंकि वह गाय को खिलाने पिलाने में इस समय असमर्थ था।
इतने में रज्जो उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर सी आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा, मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक बखत में खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लला कैसी है, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जू ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। अंजुली यानी कि हाथ की हथेलियों से टोकरी नुमा आकार बनाना। उनमें आम भरे और लेखक की ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई, यानी कि रुक गई, ठहर गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां बहुत ही फब रही थी, यानी जच रही थी। तो लेखक की नजरें क्यों रुक गई? लेखक को यह देखकर अच्छा लगा कि गांव में अभी भी किसी की कलाई पर लाख की चूड़ियां बदलू के द्वारा बनाई गई चूड़ियां हैं। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। यानी बदलू विवाह के जोड़े के समय अपनी पूरी कसर करता था पूरी। और यहाँ जब जमींदार साहब ने बदलू को मुंह मांगी चीजें नहीं दी तो बदलू भी अपनी जिद पर अड़ गया। और बदलू को इस बात का लालच नहीं था कि उसके द्वारा बनाई गई लाख की चूड़ियां कोई और नहीं लेगा। बदलू तो अपने सिद्धांतों का खरा था। तो बदलू ने वह लाख का जोड़ा जमींदार साहब को नहीं दिया और उल्टा उन्हें क्या कह दिया कि यदि इतना सस्ता ही लेना है तो जाके शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। क्या मतलब है कि भले ही बदलू की आज लाख की चूड़ियों का व्यवसाय नहीं चल रहा हो, भले ही उसके खरीदार नहीं हो, किंतु बदलू हारा नहीं था, उसने हार नहीं मानी थी। उसने तो जमींदार साहब को भी 2 टूक जवाब दे दिया था कि यदि विवाह के जोड़े के रूप में आपको लाख की चूड़ियां लेनी है तो बदलू को वे सब चीजें भी देनी होंगी जिसका हकदार वो हमेशा रहा है। और यदि ऐसा वह नहीं करेंगे तो उसने उसको शहर से लाने के लिए कह दिया। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। यानी कि बदलू की पर्सनैलिटी, बदलू का व्यक्तित्व या बदलू के सिद्धांत ऐसे नहीं थे कि उन्हें आसानी से खत्म किया जा सके, आसानी से तोड़ा जा सके, उसको हराया जा सके। भले ही आज मशीनी युग के कारण उसका व्यवसाय समाप्त हो गया है, किंतु फिर भी उसने हार नहीं मानी, अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। मैं आशा करती हूँ बच्चों कि जब आप यह वीडियो देखेंगे तो आपको पाठ भली भांति समझ आएगा। आप मशीनीकरण के कारण आने वाले बदलावों को समझेंगे, उसके लाभ, उसके हानि यानी उसके सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष पर विचार विमर्श कर सकेंगे।